सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग हब। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हमारी रोज़ रात 8 बजे लाइव क्लासेज चलती है, जिसमें हम किसी न किसी एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास में होगा आपके सामने, वो आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन के रूप में ही होगा। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं। किसी एक स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर 9th एनसीईआरटी साइंस जो 9th क्लास है उसका 6th चैप्टर है, अध्याय 6 उत्तक, इसके जो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं, जिनको मुख्य बिंदु हम कह सकते हैं, उनको समझा दीजिए ताकि हमें इसको पढ़ने में थोड़ी हेल्प मिल सके। तो आप लोगों की डिमांड पर ही आज हम बात करते हैं अध्याय 6 जो हैं इसके शॉर्ट नोट्स के बारे में। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स से इनको कह सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, जिससे आपको इस चैप्टर में हेल्प मिल सकती है। सबसे पहले देखते हैं, एक ही प्रकार के संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक को अंग्रेजी में बोलते हैं टिश्यू। तो कुछ शब्द हैं जिनको मैं इंग्लिश में बताऊं तो उनको आप इंग्लिश में भी याद रखें, क्योंकि इस इंग्लिश वाले शब्द को हिंदी में लिख के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और टिश्यू जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। सेल क्या होती है? कोशिका। टिश्यू होते हैं उत्तक। अच्छा, बहुत सारी कोशिकाएं एक जगह अगर हो जाएं तो उनको हम क्या कह देते हैं? उस समूह को उत्तक कह देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोशिकाओं का समूह मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है, ये बन गया कोशिकाओं का समूह। अब यहाँ खास बात क्या होती है कि ये जो सारी कोशिकाएं हैं ना, इनका कार्य और इनकी उत्पत्ति कैसी होगी? एक जैसी होगी। ये कोशिकाओं का एक समूह हो गया, इनकी कोशिकाओं का जो कार्य है, उत्पत्ति है, वो एक जैसा है। तो ये समूह क्या कहलाएगा? टिश्यू यानी उत्तक कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला बिंदु जिसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, आप लोगों को उत्तक यानी टिश्यू समझ में आ गया होगा, किसे कहते हैं टिश्यू और किससे इसका निर्माण होगा। तो पहला बिंदु कंप्लीट हो चुका है। दूसरा बिंदु देखिए, पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते। उनके अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश उत्तक मृत होते हैं। ये मृत उत्तक जीवित उत्तकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं तथा उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। सीधी सीधी बात है कि पौधे कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं, गति नहीं करते हैं, मतलब अपने स्थान पर रहते हैं। तो उनके अधिकांश जो उत्तक होते हैं कैसे होते हैं? सहारा प्रदान करने वाले। जैसे पौधों को आप देखो खड़ा रखने वाला, तो सहारा प्रदान करने वाले होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे, ये मृत उत्तक। अच्छा, उत्तक जो होंगे ये पादपों में कैसे उत्तक होंगे? मृत उत्तक होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। जीवित उत्तकों के समान ही यांत्रिक शक्ति ये प्रदान करते हैं और उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। अगला बिंदु देखिए, पौधे गति नहीं करते अपितु वृद्धि करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पादप भी क्या है? सजीव ही होते हैं, निर्जीव नहीं होते हैं। अब ये सजीव हैं तो सजीव क्यों हैं? क्योंकि देखिए, पादपों में और जीव जंतुओं में जो लक्षण होते हैं बिल्कुल सारे के सारे एक जैसे होते हैं। एक ही लक्षण है गति वाला जो पादप नहीं दर्शाते हैं। तो इसी के आधार पर एक लक्षण की वजह से हम इनको निर्जीव नहीं कह सकते, क्योंकि ये सजीव होते हैं, इनमें सारी क्रियाएं होती है। अगला देखिए, ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होकर कोई विशेष कार्य करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ऊतकों से क्या बनते हैं? कोशिकाएं मिलके तो ऊतक बनाती है, ऊतक मिलके अंग बनाते हैं, अंग मिलके तंत्र बनाते हैं, तंत्र मिलके क्या बनाते हैं? शरीर बनाते हैं। तो रक्त, फ्लोएम तथा पेशी ऊतक के ये क्या है? उदाहरण है। जैसे रक्त है, फ्लोएम है, पेशी है, ये ऊतक के उदाहरण है। और आप जब ऊतकों के प्रकार देखोगे तो वहाँ पर भी इनके नाम को आप पाओगे। ठीक है ना, पेशी ऊतक के उदाहरण। जंतु और पौधे के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है।
पौधे की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। पौधे की वृद्धि जो होती है कुछ क्षेत्रों में, विशेष क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, लेकिन जंतुओं में क्या है, सारे अंगों में वृद्धि होती रहती है। पौधे के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते हैं। पौधे के कुछ ऊतक होते हैं जो जिंदगी भर विभाजित होते रहते हैं, और उनके विभाजन से क्या होता है, पौधे के अंगों में अभिवृद्धि यानी वृद्धि होती है। ठीक है ना। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा होता है। जैसा कि बात की जाए अमीबा, अमीबा कैसा प्राणी है, एक कोशिकीय प्राणी है। अब एक कोशिकीय प्राणी है तो उसमें जो मौलिक कार्य मतलब जो मुख्य कार्य होते हैं दैनिक दिनचर्या के, वो एक ही कोशिका के द्वारा किया जाते हैं। जैसे कि देखो उदाहरण के लिए अमीबा यहाँ आ गया। अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, श्वसन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है वो और उत्सर्जन करता है वो, इन विधियों को क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को तो अमीबा में कहते हैं एंडोसाइटोसिस। याद रखिएगा, एंडोसाइटोसिस। और उत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाती है एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ से ये साइटोसिस है, इसको तो आप ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, और यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्सो। तो इसके आगे ऐसे के ऐसे यहाँ पर इसको यहाँ से साइटोसिस को कॉपी करके इधर पेस्ट कर दीजिए, तो वो हो जाएगा एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडो का मतलब अंदर की तरफ, एक्सो मतलब बाहर की तरफ। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले बिंदु की कि बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती है। बहुकोशिकीय जीवों में जो कोशिकाएं होती हैं वो लाखों की संख्या में होती है, और इनमें से कुछ कोशिकाएं ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती है। इन जीवों में भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न कोशिकाओं का समूह होता है। अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं का समूह होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और आपकी शारीरिक क्रिया में आप देखते हैं कि आपके शरीर में कोई विशेष कार्य करने के लिए एक विशेष अंग होता है। ठीक है ना। तो वो अंग ही क्या करता है, विशेष कार्य को करता है। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन का मतलब है कि जैसे एक कोशिकाओं का, ऊतकों का समूह आ गया, अंग आ गया, या फिर कोशिकाओं का समूह ऊतक आ गया, एक ऊतक ये आ गया, एक ऊतक ये हो गया। अब जैसे मान लो इस ऊतक का जो कार्य है वो विशिष्ट कार्य सिर्फ ये 1 नंबर वाला ऊतक ही कर पाएगा। ये ऊतक 2 नंबर और 3 नंबर वाले ऊतक उस कार्य को नहीं करेंगे। तो इन 2 और 3 नंबर वाले ऊतकों के लिए भी विशिष्ट कार्य होगा। अब इन कोशिकाओं का अलग कार्य हो गया, इनका अलग कार्य हो गया, इनका अलग कार्य होगा। तो इस प्रकार इनका जो कार्य होता है श्रम विभाजन से होता है, यानी इनमें सबका कार्य बटा हुआ होता है और ये अपने अपने कार्य को करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्यों को करने में दक्ष होती है सदैव एक समूह में रहती है। कोई भी कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, जैसे ये समूह बन गया कोशिकाओं का, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं और ये विशेष कार्य को करने में दक्ष होती है, मतलब उसको करने के लिए सक्षम होती है। तो वो किस में रहेगी, ये कोशिकाएं एक समूह में रहेगी। ये नहीं है एक कोशिका आ गई, 2 कोशिकाएं आ गई। चलो बात करते हैं मांसपेशीय कोशिकाएं कौन सी होती है। मांसपेशीय कोशिकाएं जो होती है इसके संकुचन एवं प्रसार से शरीर में क्या होती है, गति होती है। अगर कोई सजीव गति कर रहा है तो उसकी मांसपेशियों में संकुचन और शिथिलन, प्रसार जिसको अपन कहते हैं, प्रसार यहाँ लिखा हुआ है, संकुचन और प्रसार, तो इसकी वजह से किसी भी जीव में क्या होती है, गति होती है। अगला होता है तंत्रिका कोशिकाएं। यह संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क से संदेशों को शरीर के एनी का मतलब है सभी भागों तक लाता है। जैसे मान लीजिए यह आपके शरीर का कोई अंग है और यहाँ से तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ा हुआ रहेगा मस्तिष्क। अब यहाँ मान लीजिए आपके कोई चोट लगती है तो यहाँ से संकेत पहुँचता है पहले मस्तिष्क के पास, तो ये तो क्या होता है, संवेदना। इसे तो बोलते हैं संवेदना, जो इधर जा रही है इसको क्या कहेंगे, संवेदना। यहाँ लिखा हुआ है देखिए इसमें संवेदना। तो
यहाँ से तो जा रही है संवेदना मस्तिष्क की तरफ, और मस्तिष्क से क्या आएगा, मैसेज आएगा, संदेश आएगा, और संदेश के आधार पर ही हमारे शरीर के अंगों द्वारा क्या की जाएगी, प्रतिक्रिया की जाएगी। तो संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है तंत्रिका कोशिकाएं, और मस्तिष्क से संदेशों को सभी भागों तक, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम भी कौन करती है, ये तंत्रिकाएं ही करती है, तंत्रिका कोशिकाएं जिसको हम कहते हैं। और इनसे मिलकर क्या बना होता है, तंत्रिका तंत्र बना होता है। ठीक है, चलते हैं आगे और अब बात करते हैं रक्त कोशिकाओं के बारे में। रक्त कोशिकाएं भी हमारे शरीर का संगठन बनाती है। आपको पता होना चाहिए कि रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त कोशिकाएं यह ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स तथा अपशिष्ट पदार्थों का वहन करती है। ऑक्सीजन का वहन, भोजन का वहन, हार्मोन्स जो ग्रंथियों के द्वारा स्रावित की जाते हैं, और अपशिष्ट पदार्थ में जैसे CO2 है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, तो इनको जब ब्लड का प्योरीफिकेशन होता है किडनी में, तो वहाँ से ब्लड में से क्या अलग होता है, मूत्र अलग होता है। तो उस समय किडनी के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है मूत्र का, खून का, रक्त का। और एक फेफड़ों में रक्त में जो वायु होती है, अशुद्ध वायु है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है फेफड़ों में। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि रक्त का हमारे शरीर में 2 जगह शुद्धिकरण होता है। एक तो किडनी में तो रक्त में से अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड ये हैं, इनको मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, मूत्राशय में भेज दिया जाता है। और एक होता है अपन हमारे लंग्स, जिनको अपन फेफड़े कहते हैं, तो इन फेफड़ों में अशुद्ध वायु यानी CO2 को बाहर निकाला जाता है और उनके अंदर डाली जाती है O2। ठीक है, तो इस प्रकार रक्त जो है को ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और रक्त कैसा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। आगे चलिए, पौधों में संवहन ऊतक भोजन एवं जल का चालन पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक करते हैं। पौधे में संवहन ऊतक होते हैं जो भोजन और जल का चालन पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक करते हैं। अच्छा, ये संवहन ऊतक कौन कौन से होते हैं, आपको मैंने बताया था। एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम तो जल का परिवहन करता है और फ्लोएम करता है भोजन का परिवहन। इस प्रकार आप लोगों को जाइलम और फ्लोएम समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। पौधों की वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होती है। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण ही होता है। ऐसे विभाजित होने वाले ऊतक पौधों के वृद्धि वाले भागों में ही स्थित होते हैं, और इस प्रकार के ऊतक को हम क्या कहते हैं, विभज्योतक बोल दो या विभाज्योतक ऊतक कहते हैं। यानी पौधों की जो वृद्धि होती है कुछ निश्चित स्थान और निश्चित भागों में ही होती है, और ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण ही होता है। ये जो विभाजित होने वाले ऊतक हैं कहाँ पाए जाते हैं, पौधे की वृद्धि वाले भाग में ही पाए जाते हैं, कि जहाँ से पौधे वृद्धि कर सकें, और इस प्रकार के ऊतकों को विभाज्योतक कहते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। विभाज्योतक ऊतक वृद्धि कर आगे एक विशिष्ट कार्य करते हैं और विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं। विभाज्योतक ऊतक क्या करते हैं, जैसे वृद्धि करते रहते हैं और एक विशिष्ट कार्य को करते हैं। क्या करते हैं कि विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं। विभाज्योतक ऊतक वृद्धि करते हुए जब विभाजन की शक्ति खो देते हैं तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है, स्थायी ऊतक बनता है, यानी स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। तो ऊतक 2 प्रकार के हैं, एक तो विभाज्योतक है और एक स्थायी ऊतक है। ये दोनों आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, चलो, फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। विभाज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती है। विभाज्योतकों से ही स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। ऊतकों द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। ऊतकों द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए जो स्थायी रूप लिया जाता है और आकार लिया जाता है कोशिकाओं के द्वारा, तो उसको हम क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। ठीक है, कोशिकाएं
जो विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करती है और आगे विभाजित होने की शक्ति खो देती है, इस प्रकार के ऊतकों को हम क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक कहते हैं। इसके बारे में मैंने ऊपर ही बता दिया कि विभाज्योतक विशिष्ट कार्य के लिए वृद्धि करते हैं, फिर विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं, तो जिससे क्या बनता है? स्थायी ऊतक बनता है, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं। तो आपने स्थायी ऊतक, सरल ऊतक के बारे में जानकारी ले ली। ऊपर देखो, मांसपेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं, पौधों में जो परिवहन होता है उसके लिए संवहन ऊतक, वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और पौधे जो होते हैं उनमें विभाज्य ऊतक और सरल ऊतक दो प्रकार, स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। तो विभाज्य ऊतक जब अपनी विभाजन की क्षमता खो देते हैं तो स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, आगे बात करते हैं। ये एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं। इस प्रकार के ऊतक को सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। सरल स्थायी ऊतक जो होते हैं एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं और एक ही प्रकार के दिखाई देते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। अच्छा, सरल स्थायी ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पेरेनकाइमा, एक कोलेनकाइमा और एक स्क्लेरेनकाइमा। यहाँ लिखा हुआ गलत है, स्क्लेरेन नहीं होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है। ठीक है ना, यहाँ नीचे लिख के बताऊं मैं, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, यहाँ मैंने लिख दिया है स्क्लेरेनकाइमा, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है ना, स्क्लेरेनकाइमा। आगे देखते हैं, यह एक अन्य प्रकार का सरल स्थायी ऊतक है जो पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है, और इस प्रकार के सरल स्थायी ऊतक को स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो नारियल जो है, नारियल के छिलके में कैसा ऊतक पाया जाता है? सरल स्थायी ऊतक पाया जाता है। सरल स्थायी ऊतक में भी पूछे तो कौन सा? स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, यह एक अन्य प्रकार की सरल स्थायी ऊतक जिसके कारण पौधों में लचीलापन होता है। देखो, पौधों को कठोर और मजबूत बनाने का काम किसका है? स्क्लेरेनकाइमा का। लचीलापन की बात की जाए तो पौधों के विभिन्न भागों जैसे पत्ती, तना बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है इनमें, तो ये होता है कोलेनकाइमा। 3 प्रकार आपको मैंने बताए, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा का आपको पता होना चाहिए कि पौधे को कठोर व मजबूत बनाता है, उदाहरण नारियल के छिलके, और लचीलापन प्रदान करने वाला होता है कोलेनकाइमा। आगे बात करते हैं कि लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ होता है। कोशिकाएं जो होती है उनको दृढ़ बनाने के लिए, जैसे मान लो ये कोशिका है और जैसे अपन सीमेंट लेते हैं, सीमेंट को पानी में घोलते हैं, घोल के जैसे मान लो ऐसे 3 बिंदु आपने बना दिए, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 बिंदु बनाने के बाद में कुछ समय के बाद देखोगे आप, 2-4 घंटे के बाद में, तो ये बिंदु फिक्स हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे, पत्थर की तरह मजबूत। तो लिग्निन जो होता है ये एक पदार्थ है। लिग्निन के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। लिग्निन की कोशिका भित्ति बनी होती है, ये देखना आप। तो लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने में सीमेंट का कार्य करने वाला क्या होता है? एक रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है ना, कैसा पदार्थ है? रासायनिक पदार्थ है। चलो, कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कोशिकाओं में, जैसे ये कोशिका है, यहाँ बना देता हूँ मैं कोशिका, मान लीजिए ये कोशिका है और ये इसकी दूसरी परत है, ये यहाँ पर परत है, तो इसकी सबसे बाहरी परत जो होगी, ये वाली परत जो है, ये वाली बाहर वाली, इसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। चलिए, कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। सामान्यतः ये कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले जो पौधे होते हैं उनकी एपिडर्मिस मोटी होती है। अब एपिडर्मिस मोटी होती है तो इसका कारण क्या है? जैसे मान लीजिए ये शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों की कोशिका है और ये बाहर की इसकी एपिडर्मिस है, तो ये जो एपिडर्मिस है ये क्या होगी? थोड़ी मोटी होगी। बाहर वाली जो एपिडर्मिस है, ऐसे पौधे जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, शुष्क स्थानों पर पाए जाते हैं, तो इनकी एपिडर्मिस क्या होगी? थोड़ी मोटी होगी। मोटी होगी तो क्या होगी? जो H2O की हानि होती है वो कम होगी, क्योंकि मरुस्थल में शुष्क स्थानों पर आप देखते हैं पादपों के लिए पानी नहीं होता है। चलिए, शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में एपिडर्मिस कैसी होती है? मोटी होती है। क्यों होती है ये मैंने आपको बता दिया है।
अगला है, यहाँ पर आपको पदार्थ दिख रहा होगा क्यूटीन। क्यूटीन के बारे में बात की जा रही है। क्यूटीन यह एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें जल अवरोधक का गुण, यानी जैसे यहाँ ये लगा दिया क्यूटीन, अब इधर से जल इधर इस भाग में नहीं आ सकता, ये अवरोधक का कार्य करता है। यह मुख्यतः मरुस्थलीय पौधों की एपिडर्मिस में पाया जाता है। मरुस्थलीय पौधे देखो, शुष्क स्थान वाले मरुस्थलीय जो पौधे हैं, मरुस्थलीय पौधे, उनकी एपिडर्मिस सबसे बाहरी त्वचा होती है, बाहरी परत होती है, तो उनकी एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है? क्यूटीन पाया जाता है। मरुस्थलीय पौधों की एपिडर्मिस में प्रश्न पूछा हुआ है यहाँ से कि मरुस्थलीय पौधों की एपिडर्मिस में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है? क्यूटीन पाया जाता है। ये रहा क्यूटीन, तो ये पाया जाता है। और क्या काम करता है? ये जल अवरोधक का गुण इसमें पाया जाता है। चलिए, पत्तियों की सतह पर बहुत सी यहाँ 2 बार आ गया तो इसको एक को काट दो। बहुत सी छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छोटी छोटी छिद्रों को क्या कहते हैं? अपन रंध्र कहते हैं। पत्तियों, जैसे ये पत्ती है तो पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों को अपन क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्र को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमाटा याद रखिए, हिंदी में स्टोमाटा लिख के भी आपसे पूछा जा सकता है स्टोमाटा क्या है। तो पत्तियों में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों को अपन क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्रों से क्या होता है? वायु और जल का परिवहन होता है। यानी जैसे श्वसन की क्रिया कर रहे हैं ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो इन्हीं रंध्रों से करेंगे। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल उत्सर्जित हो रहा है तो इन्हीं रंध्रों से ये करेंगे। ठीक है। स्टोमेटा को 2 वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती है। वृक्क अपनी किडनी जो होती है उसके जैसी, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। अंग्रेजी में गार्ड सेल कहते हैं, तो हिंदी में गार्ड सेल या गार्ड कोशिका करके भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है। जैसे ये पत्ती है, बाहर से इसमें CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए लेंगे और O2 छोड़ेंगे, या सामान्य स्थिति में O2 लेंगे, CO2 छोड़ेंगे, तो ये गैसों का जो आदान प्रदान करने का काम होता है ना वायुमंडल से, यही गार्ड सेल यानी रक्षी कोशिकाएं करती है, जो कैसी होती है? किडनी शेप में पाई जाती है। जल वाष्प के रूप में जल का ह्रास होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस जल को काट दो यहाँ से। देखो, वाष्प के रूप में जल का ह्रास का मतलब होता है जल की कमी। किसके रूप में? कमी बोल दो, हानि बोल दो। किसके रूप में हो रही है? वाष्प के रूप में जल का बाहर निकलना पौधों से कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। ये जाइलेम नहीं है, जाइलम है। जाइलम एक संवहन ऊतक है और यह संवहन बंडल का निर्माण करता है। जाइलम कैसा ऊतक है? संवहन ऊतक है। किसका निर्माण कर रहा है? संवहन बंडल का निर्माण कर रहा है। जाइलम ट्रेकीड यानी वाहिका और जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। जाइलम जो होता है ट्रेकीड यानी वाहिनिका, पेरेनकाइमा और फाइबर, इन सब से मिलकर ये बना हुआ होता है। आगे चलते हैं कि जाइलम फ्लोएम के साथ मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करता है और पौधों को लिग्निन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर के क्या करते हैं? संवहन बंडल बनाते हैं और पौधों में जो लिग्निन पदार्थ होता है, जिसके बारे में बात कर ली अपन ने, तो वो कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, लिग्निन की वजह से ही पौधों को क्या होता है? यांत्रिक सहारा मिलता है और ये जाइलम फ्लोएम की वजह से ही ऐसा होता है। फ्लोएम भी एक संवहन ऊतक है, याद रखिएगा। जाइलम और फ्लोएम दोनों कैसे हैं? संवहन ऊतक है और ये संवहन बंडल का निर्माण करता है। फ्लोएम 4 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। अब 4 घटक कौन कौन से होते हैं? इन 4 घटकों का नाम आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि 2 संवहनी ऊतकों के नाम लिखिए, जैसे जाइलम फ्लोएम आप लिख दोगे, तो प्रत्येक के जो निर्माण है वो किससे मिलकर बना होता है? तो फ्लोएम के कितने घटक होते हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 4 घटक होते हैं। पहला घटक चालनी नलिका, दूसरा साथी कोशिका जिसको सह कोशिका कहते हैं, याद रखिएगा, फ्रेंड सेल्स जिसको कहते हैं, और फ्लोएम पेरेनकाइमा होता है और एक फ्लोएम रेसे। तो ये 4 चीज़ें हो गई आपके सामने। कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गया जो फ्लोएम है, इसके निर्माण की अपन बात कर रहे हैं, तो चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम रेसे, ये 4 जो हैं घटक, इसके घटक होते हैं, जिनके बारे में आपको याद रखना है कि फ्लोएम 4 घटकों से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
पौधों की पत्तियों से वृद्धि वाले भाग को संग्रहण वाले अंगों तक भोजन और पोषक तत्व जैसे शर्करा और एमिनो अम्ल आदि का परिवहन होता है। पौधे की पत्तियों में भोजन बनता है, भोजन से वहाँ वृद्धि वाले भाग और संग्रहण वाले अंग जो हैं जैसे भोजन का और पोषक तत्वों का, शर्करा, एमिनो अम्ल आदि का परिवहन होता है। और पदार्थों की इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। याद रखिएगा इसको। पौधों में जब भोजन बनता है तो उस भोजन का क्या है? विभिन्न भागों तक परिवहन होता है। इस परिवहन को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। ये याद रखिए। आगे देखते हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक कहलाता है। एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है जंतुओं के शरीर में, ठीक है ना। कौन सा ऊतक पाया जाता है? एपिथेलियम ऊतक। और एपिथेलियम ऊतक जो है क्या करता है? जंतुओं के शरीर को ढकने के लिए या बाह्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए काम आता है। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का अस्तर, फेफड़े की कूपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। अब आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एपिथेलियम ऊतक से निर्मित शरीर के भागों के नाम लिखिए। तो त्वचा एपिथेलियम ऊतक से बनती है, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनियों के जो अस्तर होते हैं वो, फेफड़े की कूपिका, वृक्कीय नली, ये सब एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं, ठीक है ना। और एपिथेलियम ऊतक जो होता है जंतुओं के शरीर को ढकने के लिए या बाह्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त होता है, ठीक। चलिए, कभी कभी एपिथेलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। ये ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक होता है। कैसा ऊतक होता है? ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक होता है। कभी कभी एपिथेलियम ऊतक क्या करता है? कुछ भाग जैसा उसका होता है अंदर की तरफ मुड़ जाता है और बहुकोशिकी ग्रंथि का निर्माण कर देता है, जिसको हम क्या कह देते हैं? ग्रंथिल एपिथेलियम कहते हैं। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों को ग्रंथिल एपिथेलियम जो ऊतक जो है, ग्रंथिल एपिथेलियम, इसके बारे में भी जानकारी मिल चुकी है। आगे देखते हैं, जिसके बारे में मैंने शुरू में बता दिया था कि रक्त एक संयोजी ऊतक है, जिसको हम तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है जो पदार्थों के संवहन के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी पदार्थ जा रहा है तो उसको पहुंचाने के लिए, जैसे वायु है, अन्य गैसें हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं जो घुलित अवस्था में रहते हैं, तो इन सब के स्थानांतरण के लिए रक्त क्या करता है? संवहन के लिए माध्यम का कार्य करता है। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। चलो, यह गैसों जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को हम O2 से लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपन CO2 से लिखते हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। आदि शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है, यानी भेजने का काम करता है। रक्त के तरल आधात्री भाग को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ध्यान रखिएगा, रक्त के दो भाग होते हैं, एक तो ठोस भाग होता है, एक द्रव भाग होता है। ठोस भाग में कणिकाएं आती है जिनको अपन लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स में डिवाइड करते हैं। और एक भाग होता है प्लाज्मा जो रक्त का तरल आधात्री भाग होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं, जो प्लाज्मा वाला भाग है इसी में पाई जाती है। कौन? लाल रक्त कणिकाएं। ये कोशिकाएं गलत लिख रखा है, यहाँ पे कणिकाएं होनी चाहिए। लाल रक्त कणिकाएं RBC, WBC को श्वेत रक्त कणिकाएं कहेंगे, और प्लेटलेट्स जिसको हम बिंबाणु कहते हैं, ये पाए जाते हैं प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है कि प्रोटीन भी पाया जाता है और नमक भी पाया जाता है, हार्मोनियम भी पाया जाता है। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है और इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। उपास्थि जैसे नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपास्थि होती है, ठीक है ना। ये क्या होता है? एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है रक्त, और इसमें कोशिकाओं के बीच क्या होता है? पर्याप्त स्थान पाया जाता है। इसके ठोस भाग की अगर बात करें तो प्रोटीन, शर्करा से ये निर्मित होते हैं। बात करें उपास्थि की, दूसरा जो ऊतक है उपास्थि, उसकी बात की जा रही है। तो उपास्थि नाक में, कान में, कंठ में और श्वास नली में, यहाँ पर उपास्थि पाई जाती है।
हृदय पेशियां जीवन भर संकुचन एवं प्रसार का कार्य करती है। ये अनैच्छिक होती है और इन्हें कार्डियक या हृदय पेशी कहा जाता है। हृदय की जो पेशियां होती है लाइफ टाइम संकुचन और शिथिलन। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना और प्रसार का मतलब होता है फैलना। तो जीवन भर संकुचन और प्रसार इनमें होता है। संकुचन को संकुचन और प्रसार को अपन शिथिलन भी बोलते हैं। तो कैसी क्रियाएं हैं भाई, अपने आप अगर इनमें प्रसार और संकुचन हो रहा है तो ये क्रियाएं कैसी पेशियां हो जाएगी, अनैच्छिक पेशियां होती है। और इनको याद रखिए, हृदय की पेशियों को कार्डियक पेशी या हृदय पेशी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया कि रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है और इसके कौन कौन से भाग हैं, क्या कार्य ये करता है। इसके अलावा उपास्थि के बारे में भी मैंने आपको बताया, नाक, कान, कंठ और श्वास यहाँ आपने ये देखे और ये यहाँ पर ये उपास्थि उपस्थित होती है। और अनैच्छिक क्रिया के आधार पर अपन ने देखा कि हृदय की जो पेशियां हैं इनमें अपने आप ही संकुचन प्रसार होता रहता है जिंदगी भर, तो इन्हें कार्डियक पेशी या हृदयक पेशी कहा गया। इस प्रकार आपका ये जो चैप्टर है, छठा चैप्टर, इसके शॉर्ट नोट्स आपके लिए कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमको पता चले कि हमने जो आप लोगों के लिए मेहनत की है वो आप लोगों के लिए अच्छी साबित हुई या नहीं हुई। अगर मान लीजिए आप लोगों को अब भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन है तो नेक्स्ट वीडियो आपके सॉल्यूशन के लिए रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।